मामलुक राजवंश की कहानी एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो शाही खून से नहीं बल्कि गुलामी की जंजीरों से शुरू होती है। मामलुक शब्द खुद एक अरबी टर्म है जिसका मतलब है ओन्ड या स्लेव। हालांकि ये ऑर्डिनरी स्लेव्स नहीं थे, ये सैनिक थे, अक्सर टर्किक ओरिजिन के, जिन्हें कम उम्र में कैप्चर किया जाता था या परचेस किया जाता था। फिर उन्हें वॉरफेयर की कलाओं में मेटिकुलसली ट्रेन किया जाता था। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग भी दी जाती थी और कोर्टली एटिकेट की कलाओं में भी। उनकी लॉयल्टी एब्सोल्यूट होनी चाहिए थी, जो केवल उनके मास्टर की थी। इस यूनिक सिस्टम ने एक पावरफुल मिलिट्री क्लास बनाया जो पूरी तरह से रूलर पर डिपेंडेंट था, फिर भी इमेंस स्किल और एम्बिशन रखता था। एक कॉम्बिनेशन जिसने जल्द ही नॉर्थ इंडिया की डेस्टिनी को नया रूप दिया। उनके उदय का स्टेज 12वीं सदी के आखिर में सेट हुआ था। घुरिड एम्पायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपनी रीच बढ़ा रहा था, जिसका नेतृत्व सुल्तान मुहम्मद ऑफ घोर कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ सेकंड बैटल ऑफ टरेन या सब्बावे में उनकी डिसाइसिव विक्ट्री के बाद फर्टल गैंगेटिक प्लेन्स के फ्लड गेट्स खुल गए थे। मुहम्मद ऑफ घोर रुककर सीधे शासन करने वाले नहीं थे, उन्हें एक ट्रस्टवर्दी कमांडर की जरूरत थी। यह वह मोमेंट था जब डेस्टिनी ने अपने सबसे केपेबल मामलुक जनरल्स में से एक पर अपनी गेज डाली। यह आइडिया कि स्लेव मार्केट में खरीदा गया एक आदमी एक दिन क्राउन पहन सकता है और वास्ट आर्मीज को कमांड कर सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जर्नी एक स्टोरी बुक से निकली हुई कहानी है, ऑब्स्क्यूरिटी से एब्सोल्यूट पावर तक एक ड्रामेटिक राइज। तुर्किस्तान में पैदा हुए उन्हें बचपन में ही गुलामी में बेच दिया गया था। निशापुर के चीफ काजी ने खरीदा, जिन्होंने उनके साथ एक बेटे जैसा व्यवहार किया, उन्हें एक्सीलेंट एजुकेशन दी, आर्चरी, हॉर्समैनशिप। काजी की मौत के बाद ऐबक को फिर से बेचा गया और आखिरकार वे सुल्तान मोहम्मद गोरी की सेवा में आ गए। सुल्तान ने उनकी इंटेलिजेंस पहचानी, करेज पहचानी और अनवेवरिंग लॉयल्टी को भी। उन्होंने मिलिट्री रैंक्स में तेजी से राइज किया, अपने मास्टर का ट्रस्ट जीता और उनके सबसे डिपेंडेबल कमांडर्स में से एक बन गए। भारत में घुरिड कॉन्क्वेस्ट्स के बाद ऐबक को नए टेरिटोरीज के वाइसरॉय के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने मीरठ कैप्चर किया और दिल्ली जैसे की फोर्ट्स को कैप्चर किया, जिसे उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। ऐबक अपनी जेनरोसिटी के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें लाख बख्श का टाइटल दिलवाया। 1206 में मोहम्मद गोरी की मौत के बाद ऐबक ने अपॉर्चुनिटी सीज किया। उन्होंने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। ऐबक की सबसे एंड्यूरिंग लेगेसी आर्किटेक्चरल है। उन्होंने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू किया। ऐबक की लाइफ 1210 में कट शॉर्ट हो गई जब वे चौगन या पोलो के खेल के दौरान अपने घोड़े से गिर गए। ऐबक की अचानक मौत के बाद सल्तनत अनसर्टेनिटी में डूब गई। उनके इमीडिएट सक्सेसर आराम शाह कमजोर और इनकॉम्पिटेंट थे और किंगडम टूटने लगा। दिल्ली के टर्किश नोबल्स खतरे को भांपते हुए बैडौन के गवर्नर और ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश को थ्रोन लेने के लिए इनवाइट किया। इल्तुतमिश खुद एक फॉर्मर स्लेव थे जो अपनी मेरिट के कारण रैंक्स में ऊपर उठे थे। उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया। उन्होंने आराम शाह को हराया और 12 से 11 में थ्रोन पर असेंड किया। इल्तुतमिश के सबसे बड़े चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स में से एक मंगोल थ्रेट को उनका डेफ्ट हैंडलिंग था। उनके रेन के दौरान जेंगिस खान की आर्मी सेंट्रल एशिया में फैल गईं, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। ख्वारज़मियन प्रिंस जलालुद्दीन मंगबरनी मंगोल से भाग गए और दिल्ली में असाइलम मांगा। इल्तुतमिश को एक क्रिटिकल डिलेमा का सामना करना पड़ा। उन्होंने बुद्धिमानी और कूटनीतिक रूप से प्रिंस के रिक्वेस्ट को मना कर दिया, जिससे भारत को उस डेवस्टेशन से बचाया गया जो पर्शिया और सेंट्रल एशिया में हुई थी। इल्तुतमिश एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने कई की रिफॉर्म्स पेश किए जो सल्तनेट के गवर्नेंस का बेडरॉक बन गए। उन्होंने नोबिलिटी को एक नए लॉयल कोर में ऑर्गेनाइज्ड किया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी कहा गया। इसे लोग चालीस भी कहते थे। उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी पेश की, टंका नामक प्योर सिल्वर कॉइन्स जारी किए, जीतल नामक कॉपर कॉइन्स भी जारी किए। उन्होंने आईक्यूटीए सिस्टम स्थापित किया, जहां एम्पायर को लैंड ट्रैक्ट्स में विभाजित किया गया था, आईक्यूटास। इन्हें सैलरी के बदले नोबल्स और ऑफिसर्स को सौंपा गया। उनके रेन में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन और कल्चरल डेवलपमेंट भी हुई। उन्होंने बंगाल को रिकॉन्कर्ड किया, उन्होंने बिहार को रिकॉन्कर्ड किया। आर्ट और आर्किटेक्चर के पेट्रन थे वे। उन्होंने कुतुब माइनर के कंस्ट्रक्शन को पूरा किया। उन्होंने कुतुब कॉम्प्लेक्स के भीतर अपनी मैग्निफिसेंट टूम बनवाई, जो अर्ली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। 1233 में अपनी मौत तक इल्तुतमिश ने एक पावरफुल, सेंट्रलाइज्ड और वेल एडमिनिस्टर्ड एम्पायर बनाया था, जिसने ऐबक के विजन को एक लास्टिंग रियलिटी में बदल दिया।
एक ऐसा कदम जो रेडिकल और ऑनेस्टली काफी दूरदर्शी था। इल्तुतमिश ने अपने इनकॉम्पिटेंट बेटों को दरकिनार करते हुए अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। उन्होंने उसकी तेज इंटेलेक्ट को पहचान लिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, वॉरियर स्पिरिट। हालांकि उनकी मौत के बाद दिल्ली के शक्तिशाली टर्किश नोबिलिटी, जिसे चहलगानी कहा जाता था, एक महिला को अपना सुपीरियर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इल्तुतमिश की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया और उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को सिंहासन पर बिठाया। उसका शासन एक डिजास्टर था, जो डिबॉचरी से चिह्नित था और मिसमैनेजमेंट से, जिसने रजिया को एक अवसर दिया। उसने शुक्रवार की नमाज के दौरान सीधे दिल्ली के लोगों से अपील की, उनका समर्थन जीता और अपने भाई को हटाकर 1235 में सिंहासन पर दावा किया। रजिया का सिंहासन पर बैठना मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट था। वह दिल्ली सल्तनत की पहली और ऑनेस्टली एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। इफेक्टिवली शासन करने के लिए उसने अपने महिला परिधान त्याग दिए, एक मॉनर्क के रोब्स पहने और सार्वजनिक रूप से हाथी पर सवारी की। उसका चेहरा अनवेल्ड था। वह एक असर्टिव और जस्ट रूलर थी, जिसने अपनी सेनाओं को फ्रंट लाइंस से कमांड किया। उसने कानून और व्यवस्था स्थापित की, ट्रेड को प्रोत्साहित किया और स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स की पेट्रन थी। उसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिसस्टेप उनके नजर में एक एबिसिनियन स्लेव जमालुद्दीन याकूत के प्रति उसका पक्षपात था। उसे अमीर-ए-अखूर, मास्टर ऑफ द स्टेबल्स के पद पर नियुक्त किया गया। साजिशें आखिरकार चरम पर पहुंच गईं। मालिक अल्तुनिया, भतिंदा के पावरफुल गवर्नर, ने खुले विद्रोह में उठ खड़ा हुआ। रजिया ने विद्रोह को दबाने के लिए मार्च किया, लेकिन हार गई और कैद कर ली गई और याकूत मारा गया। अपने किंगडम को फिर से हासिल करने के लिए रजिया ने अपने कैप्टर अल्तुनिया से शादी करने के लिए सहमति दी। साथ में वे सिंहासन को वापस लेने के लिए दिल्ली की ओर मार्च किए, लेकिन वे नोबल्स की सेनाओं से हार गए। रजिया और अल्तुनिया को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और 1240 में ट्रेजिकली डाकुओं द्वारा मार दिए गए। उसका शासन हालांकि 4 साल से कम समय तक चला, पैट्रियार्कल प्रेजुडिस के खिलाफ करेज और कैपेबिलिटी का एक शाइनिंग एग्जाम्पल था। रजिया की मौत के बाद के कैओटिक दशक के बाद, जिसके दौरान कमजोर सुल्तान फ्रैंकली सिर्फ नोबिलिटी के हाथों में पपेट्स थे, सत्ता गयासुद्दीन बलबन ने कंसोलिडेटेड की। मूल रूप से 40 नोबल्स के शक्तिशाली चहलगानी समूह के सदस्य, बलबन एक श्रूड और रूथलेस पॉलिटिशियन थे। उन्होंने युवा सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के लिए 2 दशकों तक रीजेंट के रूप में कार्य किया, प्रभावी ढंग से सभी वास्तविक शक्ति का उपयोग किया। 1266 में सुल्तान की मौत पर बलबन, जिन्होंने पहले ही अपने सभी राइवल्स को खत्म कर दिया था, बिना किसी ऑपोजिशन के थ्रोन पर असेंड किया। उनके शासन ने सल्तनेट की प्रकृति में एक ड्रास्टिक शिफ्ट को चिह्नित किया, अस्थिरता की अवधि से आयरन फिस्टेड डिसिप्लिन और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की ओर बढ़ते हुए। बलबन का प्राथमिक लक्ष्य सल्तन के ऑफिस की पावर, प्रेस्टीज और डिग्निटी को रिस्टोर करना था, जो सीवियरली एरोडेड हो गई थी। उन्होंने पर्शियन मोनार्की से प्रेरित एक रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन पेश की। उन्होंने सिजदा या प्रोस्ट्रेशन की प्रथा थोप दी। उन्होंने पैबोस, सुल्तान के पैर चूमना, पर भी जोर दिया। उन्होंने एक स्टर्न और अलूफ डिमीनर बनाए रखा, सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी मुस्कुराते या मजाक करते थे। राजा के सिद्धांत सुल्तान को एक सेमी डिवाइन स्टेटस पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, किसी भी नोबल की पहुंच से बहुत दूर। अपनी अथॉरिटी को लागू करने के लिए बलबन ने निर्णायक और अक्सर ब्रूटल एक्शन लिया। उनका पहला लक्ष्य वही समूह था जिससे वे कभी संबंधित थे, चहलगानी। उन्होंने उन्हें इंट्रिग का प्राथमिक स्रोत और क्राउन के लिए खतरा माना। उन्होंने उनकी शक्ति को जहर देकर तोड़ा। उन्होंने हत्या करके उनकी शक्ति तोड़ी और सार्वजनिक रूप से किसी भी नोबल को फांसी देकर भी। उन्होंने पूरे एम्पायर में ब्रिद नामक स्पाइस का एक हाईली एफिशिएंट नेटवर्क स्थापित किया, ताकि उन्हें सभी डेवलपमेंट्स की जानकारी मिल सके। बलबन ने मिलिट्री को मजबूत करने और फ्रंटियर्स को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पर मंगोल थ्रेट एक कांस्टेंट डेंजर था। उन्होंने सेना को रीऑर्गेनाइज किया, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई और सैनिकों को कैश में रेगुलर सैलरीज देकर उनकी लॉयल्टी सुनिश्चित की। उन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन की पॉलिसी छोड़ दी और सल्तनेट के एग्जिस्टिंग टेरिटोरीज को कंसोलिडेट करने पर ध्यान दिया। उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस मुहम्मद एक लड़ाई में मारे गए। यह एक डेवास्टेटिंग पर्सनल ब्लो था और वह 1287 में मर गया, एक शक्तिशाली लेकिन काफी ब्रिटल एम्पायर छोड़कर। मामलुक राजवंश भारतीय इतिहास के एनल्स में कई कंपेलिंग कारणों से एक यूनिकली सिग्निफिकेंट प्लेस रखता है। इनमें सबसे प्रमुख इसकी फाउंडेशन की बहुत अवधारणा है। यह गुलामों का एक डायनेस्टी था, एक ऐसा तथ्य
जो वास्तव में मोनार्की और पावर की हमारी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश बलबन, इन पुरुषों का गुलामी से सॉवरेंटी तक का उदय यह दर्शाता है कि मध्यकालीन भारत की टर्बुलेंट दुनिया में मिलिटरी एबिलिटी और पॉलिटिकल एक्यूमेन नोबल बर्थ पर ट्रायम्फ कर सकते हैं। मामलुक दिल्ली सल्तनत के सच्चे फाउंडर्स थे, एक एम्पायर जो 3 शताब्दियों से अधिक समय तक नॉर्थ इंडिया पर हावी रहेगा। ऐबक ने फाउंडेशन रखी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे एक रोबस्ट स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने दिल्ली में एक कैपिटल स्थापित की, एक स्टैंडर्ड करेंसी पेश की, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया और नवजात राज्य को आंतरिक राइवल्स से बचाया और एक्सटर्नल मंगोल थ्रेट दोनों से बचाया। उनके द्वारा निर्मित संस्थान जैसे कि IQTA सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, सल्तनेट के सभी बाद के डायनेस्टीज के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते थे। वे मियर कॉन्करर्स से ऐसे रूलर्स में प्रभावी ढंग से परिवर्तित हो गए जो अपने भारतीय टेरिटोरीज के गवर्नेंस और स्टेबिलिटी में इन्वेस्टेड थे। आर्किटेक्चरली और कल्चरली मामलुक युग ने एक प्रोफाउंड सिंथेसिस की शुरुआत को चिह्नित किया। उन्होंने आर्किटेक्चर की नई शैलियों को पेश किया, डोम्स, आर्चेस, मिनरेट्स, जो इंडिजिनस इंडियन डेकोरेटिव टेक्निक्स के साथ मिश्रित थीं। कुतुब मिनर क्यूवातुल इस्लाम मस्जिद, जहां विजन टर्किक पर्शियन था, लेकिन क्राफ्ट्समैनशिप अक्सर इंडियन था। इस अवधि में दिल्ली को एक प्रमुख कल्चरल और इंटेलेक्चुअल सेंटर के रूप में स्थापित किया गया, खासकर बैगदाद के मंगोल सैक के बाद। सेंट्रल एशिया से आए स्कॉलर्स, पर्शिया से आए पोएट्स, मिस्टिक्स, उन्होंने सिक्योर और प्रॉस्परस सल्तनेट में शरण मांगी। हालांकि मामलुक सिस्टम में अपने स्वयं के विनाश के बीज भी थे। एम्बिशियस स्लेव नोबल्स के बीच सत्ता के लिए लगातार संघर्ष ने क्रॉनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की। रजिया सुल्तान का भाग्य, बलबन के ब्लडी पर्जेस इस रूलिंग क्लास के भीतर निहित टेंशन्स के टेस्टमेंट हैं। एक संकीर्ण फॉरेन बॉर्न मिलिट्री एलीट पर निर्भरता ने रूलर्स और बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम भारतीय आबादी के बीच एक महत्वपूर्ण गल्फ भी बनाया। जबकि उन्होंने एक पावरफुल स्टेट बनाया, उनका शासन अंततः एक मिलिट्री ऑटोक्रेसी का था। बलबन की मौत के तुरंत बाद डायनेस्टी समाप्त हो गई। उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे और शक्तिशाली नोबल्स को नियंत्रित करने में असमर्थ थे, जिसने 1290 में कालजी रेवोल्यूशन का मार्ग प्रशस्त किया। मामलुक राजवंश की कहानी सिर्फ एक इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये गूंजती रहती है, इतिहास के रिमार्केबल और ड्रामेटिक इरेस का टेस्टामेंट